नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। शिवसेना किस तरीके से सोनिया गांधी के सामने नतमस्तक हो गई है, उसका आज एक तरोताजा उदाहरण मिला है। सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल आज लोकसभा में पेश कर दिया गया। अभी उस पर बहस चल रही है, लेकिन उसके पहले दो तीन घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसे सुन के आप अपना सिर पीटिएगा कि ये वही शिवसेना है जिस पार्टी ने अब तक हिंदुओं को सिटीजनशिप देने की मांग के ऊपर जो है बड़ा बवाल किया। पिछले जब बाला साहब ठाकरे थे लगातार इस बात को कहते थे, लेकिन अचानक से इनके अंदर सेक्युलरिज्म का वो भावना वो जाग पड़ी है कि वो बहुत सारे कुछ बेवकूफ़ जैसे सवाल पूछ रहे हैं। उन सवालों पे आऊँगा, लेकिन कुछ खबरें आपको मैं बता दूँ। लोकसभा के अंदर जब ये बिल पूरी तरीके से धराशायी हो गया, अमित शाह ने पूरे पंप एंड शो के साथ इस बिल को लोकसभा में पास कराया, और जब संख्या बल विपक्ष की बिल्कुल ही कम, बहुत सारे लोग आए नहीं, बहुत तितर बितर हो गया, और कांग्रेस पार्टी जिसको हम कह सकते हैं कि फ्लोर मैनेजमेंट ढंग से नहीं कर पाई और बहुत ही शर्मनाक स्थिति में अपने आप को वो पाई है। सोनिया गांधी इससे नाराज हो गई। सोनिया गांधी नाराज हो गई, भाई कौन लोग हैं वो जयचंद जो हमारे साथ तो हैं, लेकिन वोट इतने क्रूशियल मसले पे वो वोट देने नहीं आ रहे हैं। जबकि सोनिया गांधी ने बाकायदा इस बात को कहा था कि इस बिल को जी जान लगा दिया जाएगा, लेकिन इस बिल को पास नहीं होने दिया जाएगा। तो लोकसभा की तो बात अलग है, लेकिन लोकसभा में जो कांग्रेस पार्टी की जो परफॉर्मेंस हुई, अपोजिशन का जो परफॉर्मेंस हुआ, उससे मसला बिगड़ गया और फौरन सोनिया गांधी के क्लोज लीडर्स, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ जो सलाहकार हैं, उन्होंने शिवसेना के एक बड़े एमपी को तलब किया, बुलाया और उनको साफ साफ कहा कि आपको अगर सत्ता चाहिए महाराष्ट्र की, तब आप इस बिल में बीजेपी के साथ खड़े नजर नहीं आने चाहिए। ये जैसे ही मैसेज गया, बिलबिला उठी शिवसेना। हुआ क्या था कि अब तक जो शिवसेना की तरफ से कहा जा रहा था कि ये मसला तो ऐसा है कि हम लोग लगातार इस बारे में बातचीत करते आए थे, और तो और महाराष्ट्र का मुद्दा अलग है, नेशनल मुद्दा अलग है, नेशनल इश्यूज के ऊपर शिवसेना का पोजीशन अलग होगा। महाराष्ट्र में हमारी सरकार भले ही चल रही है, लेकिन हम स्वतंत्र हैं। लोकसभा में आपने देखा पार्टी जो है इस बिल के साथ खड़ी रही, लेकिन जैसे ही सोनिया गांधी का फरमान आया, आदेश आया, उद्धव ठाकरे सबसे पहले लड़खड़ा गए। उन्होंने कहा कि हम कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारे सामने, हम कुछ सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब देना चाहिए। वहाँ ऐसा नहीं है कि जो इस बिल के साथ है वो देशभक्त है, बाकी लोग एंटी नेशनल हैं, ब्ला ब्ला, वो सारी चीज़ें। सुर बदला तो पार्टी में खलबली। कई सारे लोग एमपीज, शिव सैनिक और तो और बहुत सारे विधायक महाराष्ट्र के अंदर वो सवाल पूछने लगे कि भाई ये सब कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए हमने ये एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिलाया है। सवाल उल्टा पूछा जा रहा है, मैं उन सवालों पे आऊँगा। फिर क्या हुआ कि शिवसेना के अंदर से दो तीन तरह की अलग अलग बातें सामने आने लग गई। ऐसा लगा कि शिवसेना बिल्कुल दो फाड़ हो गई है इस विषय के ऊपर, सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल के ऊपर। फिर आता है बयान किसका? उद्धव ठाकरे का। और उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस पे हम विचार कर रहे हैं, राज्यसभा में हमने जो लोकसभा में पोजीशंस ली है उससे बिल्कुल अलग पोजीशन लिया जाएगा राज्यसभा के अंदर में। तो मतलब ये कि अब आपको सोनिया गांधी की बातों को मानना पड़ेगा। और तो और संजय राउत जी अवतरित हुए। संजय राउत अलग बात कह रहे हैं कि वो जो सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल ये है कि ये जो बिल लाई जा रही है ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। अच्छा, अचानक से संजय राउत जो है वो कांग्रेसियों की भाषा बोलने लग गए कि 30,000 40,000 जो 30-40 हज़ार जो ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए हैं, वो वोट बैंक हो गए। उनकी संवेदना नहीं है, उनकी समस्या आपको नज़र नहीं आ रही है, वो हिंदू नहीं है, उनके साथ कोई रिलीजियस प्रोसिक्यूशन पाकिस्तान में नहीं हुआ है। ये तो वही पार्टी थी
जो छोटी छोटी बातों में कोई पाकिस्तान के मैच में कोई बम फोड़ता था तो सामना में ये लोग लिखा करते थे कि इनको पाकिस्तान भेज दो। आज वही पार्टी के सुर बदल गए हैं सत्ता के लिए। खैर, एक और सवाल पूछा गया कि ये बताए सरकार कि कितने लोग आते हैं। अरे अजीब बात है, 5 लोग आते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? 5 लोग ही आते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप किस तरह के सवाल पूछ रहे हो? जो लोग एक इस्लामिक स्टेट के अंदर रह रहे हैं, वहां पे उनके साथ प्रताड़ना हो रही है, वो कहां जाएंगे? वो हिंदुस्तान नहीं आएंगे, उनका नेचुरल होम घर है। ये एक संस्कृति के लोग हैं, ये लोग एक धर्म के लोग हैं, ये हिंदुस्तान नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे? आप सवाल पूछ रहे हो और ऐसे बेहुदे सवाल पूछ रहे हो जिसका कोई जवाब नहीं है। इससे सिर्फ आपकी मूर्खता नजर आती है। तो कहने का मतलब यह है कि सोनिया गांधी का जब डंडा लगा तो शिवसेना बिलबिला उठी और अब ये कह रही कि हम अपना पोजीशन जो है, और संजय रावत थोड़े ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हैं। आज पार्लियामेंट के अंदर घुस रहे थे, मीडिया वालों ने घेर लिया। वो बोले नहीं, देखिए अभी हमने तय नहीं किया है क्या करना है। अच्छा, आपने तय नहीं किया है? अरे तुम तो ठाकरे परिवार के गुलाम हो, तुम्हारे तय करने और ना करने से क्या होता है? तुमको कम से कम, और मीडिया वाले भी बड़े अजीब हैं। 10 मिनट पहले आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर दिया कि हमने कुछ सवाल किए हैं, इसलिए हम जो है इसके, अगर वो सवाल का जवाब सरकार नहीं देगी तो हम इस बिल के विरोध में वोटिंग करेंगे। ये ट्वीट आ चुका था, इन्होंने पढ़ा नहीं होगा, देखा नहीं होगा। आजकल थोड़ा ज़्यादा ही पता नहीं, सत्ता का नशा जो है वो ज़्यादा चढ़ के बोल रहा है इनके सर के ऊपर, इसलिए आदित्य ठाकरे के ट्वीट्स को भी ये नज़रअंदाज कर पा रहे हैं। तो आदित्य ठाकरे, जो जूनियर ठाकरे, उद्धव ठाकरे के सुपुत्र, वो अलग ट्वीट कर रहे हैं। संजय राउत अलग बरगला रहे हैं मीडिया को दिल्ली में, और मीडिया भी महान है। एक रिपोर्टर, वहाँ कम से कम 30-40 रिपोर्टर थे, एक ने भी सवाल नहीं पूछा कि भाई आदित्य ठाकरे का तो ट्वीट आ गया है। तो कहने का मतलब यह है कि सत्ता के लिए, मैं लगातार ओपिनियन पोस्ट में इस बात को कहते आ रहा हूं कि सत्ता के लिए जिस तरह के कॉम्प्रोमाइजेस शिवसेना और खास करके उद्धव ठाकरे ने की है, ये इनको रसातल की ओर लेकर के जाएगा। ये कहां गायब हो जाएंगे इनको पता नहीं चलेगा। और ये तो अभी शुरुआत है। हर बार हर मुद्दे के ऊपर इनको ऐसे ही कैमरे से मुंह बचा करके भागना होगा, क्योंकि जो बेशर्मी इन्होंने की है, जिस तरह से इन्होंने जनादेश के साथ धोखा किया है, उसका यही इलाज है। लेकिन कुछ और बातें समझते हैं कि ये लोग जो विरोध करने वाले आखिर करना क्या चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, इनका मेन आर्गुमेंट क्या है। मेन आर्गुमेंट यह है कि आर्टिकल 14 के खिलाफ है। आर्टिकल 14 क्या है? ये राइट टू इक्वालिटी है। तो पहला सवाल ये है, क्या ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ जाता है? अब देखिए, कांग्रेस पार्टी बढ़ चढ़ के बोल रही है टूथ एंड नेल लड़ेंगे। राज्यसभा में ये बिल पास हो जाएगा। जो अर्थमेटिक अभी जो नजर आ रहा है, बीजेपी के पास भले ही अपनी संख्या नहीं है बहुमत की राज्यसभा के अंदर, लेकिन जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं उससे साफ है कि ये राज्यसभा में भी पास हो जाएगा। तो अभी से ये लोग कहना स्टार्ट कर दिए कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। जाइए, सुप्रीम कोर्ट में आपका स्वागत है। तो 2-3 बातें ये लोग कह रहे हैं कि ये तो संविधान, एक तो बड़े पता नहीं कहाँ कहाँ से इतने बड़े बड़े विद्वान लोग भारत की राजनीति में बाकायदा मिनिस्टर बन जाते थे या सांसद बन जाते हैं और बड़े बड़े लीडर बन जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये जो कानून आ रहा है ये प्रियम्बल के खिलाफ है। अच्छा, प्रियम्बल के खिलाफ कैसे हो गया? प्रियम्बल के खिलाफ कैसे हो गया? और तो और दूसरी बात, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी। अब इसको जरा समझते कि आखिर ये मसला है क्या। ये जो बड़े बड़े जार्गन्स लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बताया जा रहा है। राइट टू इक्वालिटी का मतलब ये है कि सरकार और यहाँ का कानून, यहाँ की व्यवस्था किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पे, कास्ट के आधार पे, क्रीड के आधार पे, जेंडर के आधार पे, रेस के आधार पे, कलर के आधार पे, भाषा के आधार पे, रीजन के आधार पे कोई उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और ये एक ऐसा राइट है जो हिंदुस्तान में किसी हर व्यक्ति को, चाहे वो सिटीजन हो या सिटीजन नहीं हो। लेकिन ये जो बिल आ रहा है, ये इसका मतलब, इसका राइट टू इक्वालिटी से कुछ लेना देना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि राइट टू इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि आप ये नहीं, आपको इसको सरल भाषा में समझा दे कि आम, लीची, कटहल, बैगन, सब्जी, घोड़ा, जानवर,
ये सब इक्वल हो गए। ये इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इक्वलिटी का मतलब होता है कि सारे सेब इक्वल ट्रीट किए जाएंगे, सारे जानवर इक्वल ट्रीट किए जाएंगे, सारे ह्यूमन बींग्स इक्वल ट्रीट किए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई जाम्बिया से आ गया हिंदुस्तान में और उसके राइट्स और हिंदुस्तान में जो यहाँ सिटीजन है उसके राइट्स बराबर होंगे। ये नहीं होता है। और ये क्यों नहीं होता है? कि ये जो कानून जो बन रहा है वो कानून किस चीज़ के लिए है? कि जिसको कह सकते हैं कि एक प्रवर्ब है कि यू कैनॉट कंपेयर एप्पल एंड ऑरेंजेस। ये इक्वालिटी के बेसिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। तो बात यहाँ किस चीज़ की हो रही है? बात यहाँ किसी व्यक्ति के डिस्क्रिमिनेशन की नहीं हो रही है। बात यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। पता नहीं ये लोग समझना नहीं चाहते या कुछ क्या दिमाग में इनके फुतूर घुसा हुआ है। बात बहुत ही सिंपल है कि ये देश आज़ादी के वक्त धर्म के नाम पे अलग अलग देश में बटा। जो अब 3 हिस्सा हो गए, उस समय 2 हिस्सा था, अब 3 हिस्से हो गए हैं। बांग्लादेश, अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान। तो ये जब बंटवारा हो गया तो बंटवारे के बाद कुछ लोग वहाँ माइनॉरिटी बन गए, हिंदुस्तान में भी माइनॉरिटी बन गए, बांग्लादेश में भी माइनॉरिटी बन गए। अब वहाँ माइनॉरिटी बन गए और लेकिन इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने अपने आप को इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर कर लिया। हमने क्या डिक्लेयर किया? कि हमारे सामने राइट टू इक्वालिटी सब बराबर है। जो जो हिंदुस्तान के अंदर में है उनको धर्म के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन वहाँ तो इस्लामिक कानून लग गया। इन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि उसके स्टेट की जो रिलीजन है वो इस्लाम है। इसलिए ऑटोमेटिकली जो इस्लाम के अलावा जितने लोग थे वो लोग उसके माइनॉरिटी हो गया। उनके बहुत सारे हक से उनको महरूम कर दिया गया, उनको अलग कर दिया गया। अब होता क्या है कि कई सारे लोग जब वहाँ पे जिहादी एलिमेंट, वहाँ पे फंडामेंटलिस्ट जैसे जैसे वहाँ पे बढ़ता चला गया तो वहाँ पे हिंदुओं के साथ अत्याचार होने लग गया। उनके पूजा के स्थलों को तोड़ा जाने लग गया। हिंदू, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, सारे लोग, जैन, सिख, ये सारे लोग मिलाकर के जो माइनॉरिटीज़ थे हर धर्म के, मुस्लिम्स को छोड़ के, क्योंकि मुस्लिम ऑलरेडी वहाँ पे तो इस्लामिक स्टेट ऑलरेडी वो बन गए, तो वो लोग उन लोगों के साथ वहाँ पे प्रताड़ना होने लग गई। उनकी बेटियों को लोग उठाने लग गए, उसको कन्वर्जन करना पड़ गया और इसलिए उनकी संख्या लगातार कम होती चली गई। अब देखिए 2% बचे हैं पाकिस्तान में, वैसे ही कुछ हाल बांग्लादेश का भी है। तो ये लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ से भाग के जाएंगे? हिंदुस्तान में 9% था तो वो 14% हो गया। तो हिंदुस्तान में तो उनके राइट्स प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन वहाँ प्रोटेक्टेड नहीं है, तो वो कहाँ जाएंगे? वो एक बड़ा सवाल है और इसी सवाल को एड्रेस करने के लिए ये कानून लाया गया है। और इस तरह की बात, इस तरह के उन लोगों को बाकायदा सिटीजन बनाया जाए, ये काफ़ी सारे लोगों ने बात की है, कई लोगों ने इस बात को कहा है। तो इसमें ये कानून बेसिकली हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म को, हिंदुस्तान के जो ह्यूमैनिटेरियन फेस है उसको मजबूत करने वाला बिल है। ये नहीं है कि आपने कह दिया कि भाई मुसलमानों को, जो हिंदुस्तान में मुसलमान रह रहे हैं उनका इस बिल से कोई खतरा नहीं है, ना ही उनको कुछ लेना देना है। क्यों? वो ऑलरेडी सिटीजन है। सवाल ये उठता है, जो दूसरा सवाल ये है कि क्या ये जो घुसपैठिया जो घुसे हैं, क्या हम रोहिंग्यों को यहाँ पे अपना आने, जैसे यूपी सरकार ने आने दिया उन लोगों को? जम्मू में और कहीं कहीं इवन नोएडा में बहुत सारे रोहिंग्या नज़र आ रहे हैं आजकल। तो ये इन लोगों को घुसने जो दिया गया, क्या उसके लिए तो सब लोग तैयार हो जाते हैं? रोहिंग्या को घुसने दिया जाए तो उसके लिए सब लोग तैयार हो जाते हैं, बम में हंगामा भी हो जाता है, भाई रोहिंग्या को बचाओ, रोहिंग्या को ये करो। लेकिन जो हिंदू हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, जो सिख हैं, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता। ये हिंदुस्तान में जो सेक्युलर पार्टियां हैं, इनकी ये दोगली नीति है कि आपका सेक्युलरिज्म सिर्फ तभी जगता है जब कोई चीज़ मुसलमानों से जुड़ा हुआ हो और बाकी जो माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो पारसियों के लिए कभी कोई सेक्युलर पार्टी एक शब्द नहीं बोलेगी। क्यों? क्योंकि वोट बैंक नहीं है, और अगर पारसियों के फेवर में ये बात करेंगे तो मालूम चलेगा कि भाई मुसलमान नाराज हो जाएंगे, उनका वोट बैंक टूट जाएगा। तो ये सारी पार्टियां जिनकी एग्जिस्टेंस, जो
अपने आप में जो रेलेवेंट हैं पॉलिटिक्स में, जो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट के ऊपर जिंदा है, वही इसका विरोध कर रहे हैं। सवाल शिवसेना का है। ये तो न घर की रही न घाट की। शिव सैनिक या शिवसेना के लीडर्स या उद्धव ठाकरे गंगा में कितनी बार भी डुबकी लगा लें, हज करने चले जाएं या फिर किसी भी दरगाह में जाकर के टोपी पहन के वो सर झुकाएं, मुसलमान तो इनको वोट देंगे नहीं। और दूसरी तरफ सरकार भी बचानी है, सोनिया गांधी का डंडा भी चल रहा है। तो ये स्थिति इनकी हो गई है कि ये न घर के रहे न घाट के रहे और हर दिन इन्हें जिल्लत सहनी पड़ रही है। और इसका एक खामियाजा जो शिवसेना को हो रहा है कि जो इनके ग्राउंड वर्कर्स हैं वो बाकायदा वो अब फ्रस्ट्रेट होने लग गए हैं। कल एक बहुत बड़ा बयान आया मनोहर जोशी साहब का, शिवसेना के बड़े लीडर हैं, स्पीकर भी रहे वो। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही बीजेपी के साथ शिवसेना साथ आ सकती है, ये इन्होंने इंडिकेशन दिया। और ये बवाल क्यों दिया जा रहा है इस तरह के इंडिकेशंस? क्योंकि उद्धव ठाकरे को अब समझ में आ गया है कि ये जो ताज दिया गया था, जैसा मैं लगातार कह रहा था कि इसमें फूल से ज़्यादा कांटे हैं, और जो कुर्सी है, कुर्सी में भी बहुत सारे नुकीले पदार्थ डाल दिया है एनसीपी और सोनिया गांधी ने, कि जिससे अब इनको परेशानी होने लग गई है। वो होगा ही, क्योंकि आपने एक इमोरल स्टैंड लिया, एक अनडेमोक्रेटिक फैसला किया, आपने जनादेश का अपमान किया है, तो उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि लड़ाई ईगो की लड़ाई है। जिस तरह के वाहियात शब्दों का इस्तेमाल संजय राउत ने बीजेपी के टॉप लीडरशिप के साथ किया है, तो ये अब ज़मीन पे रेंगते हुए लेट करके भी अमित शाह के सामने आएंगे। अमित शाह और नरेंद्र मोदी उस दिमाग वाले आदमी नहीं हैं कि वो राजनीति में इस तरह के ज़रूरत करने वालों को माफ़ करते हों। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।